नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम नीट IIT से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम चुंबकत्व एवं द्रव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चुंबक होती क्या है, साथ में छड़ चुंबक के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, छड़ चुंबक से संबंधित गुण यहाँ पर देखेंगे, छड़ चुंबक से रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं, वो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबक। देखिए, ये जो चैप्टर है वो चुंबकत्व से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चुंबक होती क्या है। तो देखिए, चुंबक का जो इतिहास है वो काफी पुराना रहा है। एक जगह है मैग्नीशिया, और उस जगह में एक खदान का नाम है एशिया माइनर, और वहां से एक पत्थर निकला एशिया माइनर से कि उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो गया। वो जो पत्थर है उसको धागे से बांधकर यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाता है। साथ में ये भी देखा गया कि इस पत्थर के द्वारा लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। तो इस पत्थर को ही मैग्नेट कहा गया। इस पत्थर को ही मैग्नेट कहा गया, जिसे हम चुंबक कहते हैं। देखिए, ये तो इनका इतिहास रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि वह पदार्थ जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाता है तथा जिसमें एक नेड़ चुंबकीय आघूर्ण होता है और वह लोहे युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। यह है चुंबक की डेफिनेशन, कि जिसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर व्यवस्थित हो जाती है। उसके अंदर एक नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर और ज्यादा बेटर तरीके से समझ लेंगे। और ये लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। मोस्टली जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं हैं, खुद लोहे को ये अपनी ओर एक प्रबल बल से खींचती है। इसके साथ में लोहे के जो अयस्क हैं उनको भी अपनी ओर खींचती है। क्लियर? तो लोहे जैसे पदार्थों को ये अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। फिर देखिए चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक सीधे खदानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी प्रबलता थोड़ी कम होती है और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक चुंबक जिसे हम नेचुरल मैग्नेट्स भी कहते हैं, कि वह चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। जैसे मैग्नेटाइट, जो मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो निकला उसको मैग्नेटाइट कहा गया और बाद में उसी को ही मैग्नेट कह दिया गया। तो जो प्राकृतिक चुंबक है इनका कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं है। इसका जो रूप है वो फिक्स नहीं है, आकार है वो फिक्स नहीं है। ये सीधे खदानों से प्राप्त होते हैं तो आकार रूप अनिश्चित होता है। आकार और रूप क्या होगा? अनिश्चित होगा। ये हम यहां पर बेसिक जानकारी ले रहे हैं। चुंबकत्व दुर्बल होगा। चुंबकत्व का जो गुण है वो थोड़ा कम पाया जाएगा, दुर्बल होगा। इस वजह से इनको दुर्बल होता है, इसी वजह से इनको प्रायोगिक काम में नहीं लेते। प्रायोगिक रूप में कृत्रिम चुंबक को यूज में लेते हैं। तो देखिए, दूसरा जो पार्ट हमारे पास में है
वो है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और जो प्राकृतिक चुंबक है उसमें से जो अशुद्धियां होती है, जिनकी वजह से चुंबक तो दुर्बल होता है, उनको हटा लिया जाता है। और मानव द्वारा निर्मित चुंबक होते हैं, तो वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। क्लियर। और देखिए ये अधिकांशतया लोहे और इस्पात से बनाए जाते हैं, निकल के बनाए जाते हैं। लोहा है, एल्यूमिनियम है, निकल है, इस्पात है, तो इनसे कृत्रिम चुंबक को बनाया जाता है। तो ये चुंबक का एक प्रमुख प्रकार है दंड चुंबक, जिसे हम छड़ चुंबक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? छड़ चुंबक। तो छड़ चुंबक और दंड चुंबक एक ही होते हैं, जिन्हें हम बार मैग्नेट कहते हैं। देखिए ये एक घनाभाकार, इसकी जो आकृति होती है वो घनाभ के समान होती है। चलिए दोबारा मैं बना लेता हूं इसको। और इस तरीके की इसकी आकृति होती है। इसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई और मोटाई कम होती है। क्लियर। तो देखिए एक जो दंड चुंबक है में दो समान व विपरीत प्रकृति के ध्रुव होते हैं। तो देखिए जब इस छड़ चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो ये जो छड़ चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। इसका जो एक सिरा है वो उत्तर दिशा में, जबकि दूसरा जो सिरा है वो दक्षिण दिशा में होता है। तत्पश्चात जो उत्तर दिशा में जो सिरा होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिण दिशा में जो सिरा होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो किसी भी चुंबक के अंदर दो समान व विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव होते हैं, जिनमें से एक को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। क्लियर। फिर देखिए ये ध्रुव एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। ये कुछ दूरी के ऊपर मौजूद होंगे, बिल्कुल पास पास में मौजूद नहीं होंगे, कुछ दूरी पर उपस्थित होंगे, जहां जैसे कि हमने यहां पर भी दिखाया है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। नेक्स्ट बिंदु देखें कि ध्रुव दंड चुंबक के ठीक सिरों पर न होकर थोड़े अंदर की ओर स्थित होते हैं। अब चलिए यहां से आप ध्यान देंगे कि इसमें जो आपके पास में जो ध्रुव होंगे वो थोड़े से अंदर होंगे। थोड़े से क्या हो रहे हैं? अंदर होंगे। अंदर की जगह जैसे कि मैंने यहां पर डॉट से दिखाया है, थोड़े से यहां पर क्या होंगे? दोनों सिरों से अंदर होंगे। ये बिल्कुल किनारों पर न होकर थोड़े से अंदर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि दोनों ध्रुवों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई LE कहते हैं, जो कि इसकी ज्यामितीय लंबाई से कम होती है। इस दोनों चीजों को क्लियर कर ले कि इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो है LG। ठीक है। और दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है LE। और जो दोनों ध्रुवों की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। इसको हम LE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसे किससे लिखा जा रहा है? LE से। और इसी पूरे चैप्टर के अंदर हम इस LE को, दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 12 से पुट करेंगे। क्लियर। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? LG और LE के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो जो आपके पास में ज्यामितीय लंबाई है, इस ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुणा है वो होता है LE। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 6 सेंटीमीटर लंबी कोई चुंबक है, LG का मान कितना है? 6। तो जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो 5/6 गुणा होगी। इफेक्टिव लेंथ है वो उसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुणा होगी। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर होगी।
तो वास्तविक लंबाई तो उसकी है 6 सेंटीमीटर, तो प्रभावी लंबाई 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे छड़ चुंबक के गुण, उनकी प्रॉपर्टीज की यहां पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है देशिक गुण। देशिक का मतलब ये जो गुण है वो दिशा को बताता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा के बारे में जानकारी देता है, जो कि हम जानते हैं। देखिए क्या है कि जब हम किसी छड़ चुंबक को पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है, और जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है वह उत्तरी ध्रुव है, तथा वह सिरा जो भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो जब हम किसी छड़ चुंबक को, ये जैसे हमारे पास में कोई छड़ चुंबक है और इसको हम किसी धागे से बांध दें, इस तरीके से धागे से यदि हम बांध दें तो जो सिरा उसका उत्तर दिशा में होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सिरा उसका दक्षिण दिशा में होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही है देशिक गुण। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित व असमान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। देखिए इसको एक बार क्लियर कर लीजिए कि यदि आपके पास में दो छड़ चुंबक हैं, कितने छड़ चुंबक हैं? इस तरीके से, जैसे एक छड़ चुंबक है, ये हमारे पास में दूसरी छड़ चुंबक है, और इसमें यदि दोनों के ही विपरीत ध्रुव है, जो जैसे कि हमने यहां पर दिखाया है कि एक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरी का दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण बल होगा। और यदि आप यहां पर एक जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव है, दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के यदि आप पास में लेकर जाते हैं, जैसे दोनों के ही उत्तरी ध्रुव यदि एक दूसरे के नजदीक हो तब इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इसी प्रकार से यदि दोनों के ही यहां पर दक्षिणी ध्रुव है तो भी इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। क्या है देखिए कि प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है। प्रतिकर्षणी क्या है? चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है। इसे हम समझने के लिए यहां पर दो छड़ ले लेते हैं। ये हमारे पास में पहली छड़ है, ये हमारे पास में दूसरी छड़ है, ठीक है। और देखिए उनमें से एक छड़ हमें पता है कि वो चुंबक है, एक छड़ तो हम क्या लेकर चल रहे हैं? चुंबक लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास में ज्ञात छड़ है जो कि एक चुंबक है। ये हमारे पास में एक अज्ञात छड़ है, अज्ञात छड़। अब अज्ञात छड़ है, ये लोहा है या चुंबक है इसका नहीं पता हमें। लोहा या चुंबक दोनों में से किसी एक की हो सकती है। क्लियर? अब हमें ये पता लगाना है कि भाई ये जो छड़ है वो लोहे की है या चुंबक है। तो देखिए जब इसके पास में लेकर जाएं तो इन दोनों के बीच में आकर्षण हो, तो आकर्षण तो कब संभव है? जब ये लोहा हो। आकर्षण बल लग रहा है तो इनके बीच में क्या होगा? तो ये लोहा हो सकता है या इसके नजदीक वाला नजदीकी एन सिरा, नजदीकी जो है नजदीकी सिरा एस होगा।
क्योंकि आकर्षण बल हो रहा लग रहा ना। तो या तो ये सिरा कौन सा हो, एस हो, इसमें ये सिरा एस हो, या ये लोहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन तो देखो अभी तो दोनों में से हो सकता है, लोहे की छड़ भी हो सकती है और चुंबक भी हो सकती है। लेकिन अब देखो ध्यान देना, यदि यहां पर प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, यदि यहां पर क्या काम कर रहा है, प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, तो देखो लोहा तो हो ही नहीं सकता, लोहे को तो ये अपनी ओर खींचेगी, तो लोहा नहीं हो सकता, लोहा नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में लोहा नहीं हो सकता है, क्योंकि लोहे को तो चुंबक अपनी ओर खींचती ही है। तो ये क्या हो सकता है, चुंबक का एन ध्रुव हो सकता है, तभी प्रतिकर्षण, ये चुंबक होगी और उसका एन ध्रुव होगा, तभी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो प्रतिकर्षण से ही हमें चुंबकत्व के बारे में पता चलता है, चुंबकत्व की असली पहचान होती है। क्लियर। फिर हम अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि चुंबक लोहे जैसे पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक है वो लोहे जैसे पदार्थों को अपनी ओर 100% खींचेगी, चाहे उनका आकार आकृति कैसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि किसी चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि किसी चुंबक को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो भी प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति काम करेगा। जैसे आप ये समझें कि ये हमारे पास में एक छड़ चुंबक है, तो इसमें एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है और एक जो ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। यदि हम यहां से इसको बीचों बीच से दो टुकड़े कर दें तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे इस तरीके से। चलिए ध्यान देंगे, इस तरीके से जैसे ये दो टुकड़े हो गए हैं, तो दोनों टुकड़े चुंबक की भांति काम करेंगे। दोनों के अंदर चुंबकीय ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों साथ होंगे। इन ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उत्तरी ध्रुव अलग हो दक्षिणी ध्रुव अलग हो, ऐसा संभव नहीं है। तो एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चुंबकत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राशियां, और उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव प्रबलता, इसको ध्रुव प्राबल्यता भी कहते हैं, ध्रुव प्राबल्यता एक ही है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में इनको क्यूएम से लिखा गया है, जबकि बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जिनमें इनको स्मॉल एम से लिखा गया है, तो हमने क्यूएम से ही इनको पुट किया है। तो किसी छड़ चुंबक की आकर्षण की क्षमता, आकर्षण या जो प्रतिकर्षण की जो क्षमता होती है उसी को हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि चुंबकीय ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। कि जो चुंबकीय पदार्थ होंगे उन चुंबकीय पदार्थों के द्वारा जो चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, शक्ति है, उसी को ही हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आवेश काम करता है वही यहां पर ध्रुव प्रबलता काम करेगा। आवेश को हम वहां पर Q से लिखते हैं और ये यहां पर चुंबकीय आवेश है। यहां पर क्या है, चुंबकीय आवेश, इसको QM से पुट करेंगे। क्लियर। आवेश भी एक अदिश राशि थी, तो चुंबकीय आवेश भी एक अदिश राशि है, ध्रुव सामर्थ्य या ध्रुव प्रबलता भी एक अदिश राशि होती है। फिर देखें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को
प्लस QM व माइनस QM से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य को हम प्लस में QM से, ये जैसे हमारे पास में एक क्षण चुंबक है, तो इसमें ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इसकी ध्रुव सामर्थ्य को हम प्लस में QM से और ये माइनस में QM से। इसका मतलब हो गया कि ये धनात्मक चुंबकीय आवेश है, धनात्मक चुंबकीय आवेश होता है उत्तरी ध्रुव, और ये जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो ऋणात्मक चुंबकीय आवेश की भांति काम करता है। क्लियर? फिर देखें, इसका जो मात्रक है वो एम्पीयर इनटू मीटर या न्यूटन प्रति टेस्ला होता है। इसके अकॉर्डिंग इसकी विमा भी देख लीजिए, L1 A1 होती है। और देखिए इसकी जो वैल्यू है वो उस क्षण चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, लंबाई पर निर्भर नहीं करती। यह चुंबक के पदार्थ की प्रकृति एवं इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी, लंबाई पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दें, जैसे ये उत्तरी ध्रुव है तो इसका प्लस में QM, इसका माइनस में QM। आप इतनी ही बड़ी चुंबक दूसरी ले लें तो उनकी जो ध्रुव प्रबलता है, लंबाई यदि आप कम कर दें, देखो यहां पर लंबाई आपने दूसरी वाली स्थिति के अंदर क्या कर रखी है, कम। L यहां पर क्या है, कम है, और L यहां पर क्या है, ज्यादा है। तो देखिए यदि इनका अनुप्रस्थ काट सेम होता और लंबाई कम ज्यादा होती, चलिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझा देता हूं। ये हमारे पास में जैसे एक चुंबक है, क्षण चुंबक, ये हमारे पास में दूसरी क्षण चुंबक है। ठीक है, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम है, एक का उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम है, एक ही पदार्थ की बनी हुई है, तो दोनों की ध्रुव प्रबलता सेम होगी। ठीक है, लेकिन यदि आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चेंज कर देते हैं, यहां पर देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है अलग, और यहां पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ज्यादा, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जहां का कम होगा वहां के लिए QM भी कम होगा, जहां का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा वह उनके लिए QM की वैल्यू भी अधिक होगी। क्लियर? तो इसका मान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, न कि लंबाई पर। अगली परिभाषा यहां पर देखेंगे, चुंबक की अक्ष। तो देखिए किसी क्षण चुंबक के आपके पास में जैसे ये कोई क्षण चुंबक है, तो इनके दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम चुंबक की अक्ष कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन देखेंगे, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबक की अक्ष कहलाती है। क्लियर? फिर देखें, आगे बढ़ते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है चुंबक की द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। तो देखिए चुंबक की द्विध्रुव किसे कहेंगे, ये जो चुंबक है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव का ही उदाहरण है। यहां पर हमारे पास में ये एक चुंबकीय ध्रुव है, ये हमारे पास में दूसरा चुंबकीय ध्रुव है। तो चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहेंगे कि यदि किसी क्षण चुंबक में दो समान तथा विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय द्विध्रुव कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं, तो ये निकाय चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर? तो जो क्षण चुंबक है, चुंबक की सुई है, या कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, वो सभी चुंबकीय द्विध्रुव होती है। यहां पर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ये जैसे हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ये भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। इसका जो एक सिरा है वो उत्तरी ध्रुव की भांति, जबकि दूसरा जो फलक है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो हम एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली को भी चुंबकीय द्विध्रुव मानकर चल सकते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव
उसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य को हम qm से रिप्रेजेंट करते हैं, एवं उसकी लंबाई, इसको हम 2l से लिख रहे हैं, के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई छड़ चुंबक है और इसकी जो लंबाई है वो है 2l, और इसके प्रत्येक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य प्लस में qm माइनस में qm है। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के मध्य की लंबाई के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। qm का जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू मीटर, 2l का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी L/A1। क्लियर। अब यहां पर एक चीज क्लियर करें कि यह एक सदिश राशि होती है जिसकी जो डायरेक्शन है वो S से N की ओर होगी, S से N की ओर होती है, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। क्लियर। अब देखें, जो बात मैंने अभी अभी बताई थी आपको वही बात फिर से आ रही है कि एक धारावाही वर्तीय कुंडली किसी छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। हालांकि इसमें भौतिक रूप से कोई उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव मौजूद नहीं होता, लेकिन एक फलक इसका उत्तरी ध्रुव की भांति काम करेगा तो दूसरा वाला जो फलक है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा। क्लियर। तो इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है स्मॉल m बराबर NIA, जहां n कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली से प्रवाहित धारा और A कुंडली का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाएगा, धारा बढ़ा दें तो भी बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशन लेकर चलेंगे कि यदि हम किसी छड़ चुंबक को इसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काट दें तो क्या होगा। तो ये चीज हमने पहले भी क्लियर कर दी थी कि ये हमारे पास में एक छड़ चुंबक है और इस छड़ चुंबक की जो लंबाई है वो है 2l, और इनका ध्रुव प्रबलता माइनस में qm और प्लस में qm। इसको यदि हम इसकी लंबाई के लंबवत इस तरीके से 2 भागों में काट दें, 2 भागों में काटेंगे तो हमारे पास में 2 नई चुंबक बनेगी। ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि प्रत्येक भाग एक नए चुंबक की भांति काम करेगा। तो नए चुंबक की भांति काम करेगा तो इस तरीके से ये चुंबक की भांति काम करने वाला है। इनकी लंबाइयां चेंज हो जाएगी, एक की लंबाई L तो दूसरे की भी जो लंबाई है वो L हो जाएगी, लेकिन जो ध्रुव प्रबलता है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए इस बड़ी वाली जो चुंबक है उसकी ध्रुव प्रबलता तो हमारे पास में वही है m बराबर qm इंटू 2l, लेकिन इस छोटी छड़ चुंबक के लिए जो ध्रुव प्रबलता है वो उसकी आधी हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि qm इंटू l, और l को हम 12 बटे में 12 बटे में 2 लिख सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे आप, यहां पर 2 आएगा। ठीक है, तो qm इंटू 12 को m आ गया तो m/2। ठीक है, तो लंबाई के लंबवत 2 भागों में काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे कि यदि चुंबक को इसकी लंबाई के अनुदिश से 2 बराबर भागों में काट दिया जाए, ये हमारे पास में एक छड़ चुंबक है और लंबाई के अनुदिश इसको 2 बराबर भागों में यदि हम तोड़ दें, देखो ये जो लंबाई है इसके अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है इसके अकॉर्डिंग यदि इसको हम काट दें तो देखिए इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो नई चुंबक यहां पर बनती है उसकी लंबाई भी 2l ही रहेगी, 2 चुंबक बन जाएगी, लंबाइयां सेम रहेगी, लेकिन यहां पर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जब आधा होगा तो इसकी ध्रुव प्रबलता भी आधी हो जाएगी।
तत्पश्चात इनका जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी यहां पर हमें आधा प्राप्त होगा। क्लियर? फिर देखें कि नाल चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अलग अलग हमने यहां पर चुंबक दिखाई है, यू शेप की नाल चुंबक। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये हमारे पास में एक चुंबक है और इस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, चलिए हम देख लेते हैं। यहां पर जो चुंबक है उसकी लंबाई से ज्यादा बेटर, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो है L। तो यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के मध्य की जो सीधी दूरी है उसके गुणनफल से पुट किया जाएगा। क्लियर? तो M बराबर QM इंटू L आ जाएगा। फिर जो हमने एक और चुंबक ली है उस चुंबक के अंदर भी हमने यही दिखाया है कि जो लंबाई है चुंबक की वास्तविक जो लंबाई है उसकी बजाय आपको लेना है दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहां पर भी हम यदि L दूरी लेकर चले तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण QM इंटू L के इक्वल ही होगा। ठीक है? अब मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास में एक यू शेप का चुंबक है और इस यू शेप के चुंबक के भी ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है। तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल m बराबर QM इंटू 2L के बराबर होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु लेते हैं। देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड B, ये हमारे पास में है B वेक्टर। वैसे हम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देख चुके हैं, डेफिनेशन देख चुके हैं, मात्रक व्युत्पन्न वहां पर पढ़ चुके हैं। बट यहां पर भी थोड़ा सा समझ लेंगे आप कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र है क्या। तो किसी चुंबकीय ध्रुव है, आपके पास में क्या है, कोई चुंबकीय ध्रुव या कोई चुंबक या धारावाही तार के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो आप ये समझिए कि आपके पास में छड़ चुंबक है या कोई धारावाही चालक है, कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र है उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। फिर ध्यान देंगे यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर, उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर, दूर की ओर, और दक्षिणी ध्रुव के पास की ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव के पास की ओर। ये तो किसी छड़ चुंबक के लिए है। लेकिन यदि आपके पास में कोई धारावाही चालक तार हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से कोई तार है, ये मैंने मोटा सा एक तार यहां पर आपको दिखाया है, ठीक है। तो इस तार में धारा बह रही है इधर नीचे से ऊपर की ओर, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक सर्किल के रूप में यहां पर उत्पन्न होने वाला है। यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसकी डायरेक्शन आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से ज्ञात कर लेंगे, जो मैंने यहां पर दिखाया है। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये एक सदिश राशि होती है विद्यार्थियों। फिर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। इसका जो एसआई पद्धति में जो मात्रक वो टेस्ला है। अन्य मात्रक हम यूज में ले सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, या आप इसे न्यूटन इंटू वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति
मीटर स्क्वायर भी इसको पुट कर सकते हैं। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है गाउस, और एक जो टेस्ला होता है वो 10⁴ गाउस के बराबर होता है। और वीमा भी आप ज्ञात कर सकते हैं m1 L0 t-2 a-1 के रूप में। अब यहां पर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो देखिए, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, एक और डेफिनेशन हमारे पास में है, हालांकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकती। देखिए क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक पथ है जिनके अनुदिश से एकांक उत्तरी ध्रुव है कल्पित, क्योंकि ये कल्पना मात्र है, क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय बल के कारण गति करता है यदि वह गति करने के लिए स्वतंत्र है तो उसको हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। हालांकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि एकांक उत्तरी ध्रुव का अस्तित्व भी नहीं होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन है वो यही ध्यान रखें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला गुण देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती है, जबकि हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अंदर पढ़ा था वो खुले वक्र के रूप में होती है। चुंबक के बाहर इनकी जो डायरेक्शन है वो n से s की ओर, जबकि चुंबक के भीतर s से n की ओर होती है। क्लियर? अभी हम एक दो डायग्राम से भी इनको समझ लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को व्यक्त करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। फिर देखें, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। फिर देखें, चुंबकीय ध्रुवों के निकट चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा ध्रुवों से दूर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होती है। चुंबकीय ध्रुव के नजदीक इनकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। आप यहाँ पर देखें, जैसे ये मैंने एक डायग्राम दिखाया तो यहाँ पर इनकी डेंसिटी अधिक है ध्रुवों के नजदीक, और जैसे ही आप दूर जाएंगे तो इनकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ओके, इस डायग्राम में भी आप देखें, ध्रुव के नजदीक इनकी डेंसिटी अधिक है और जैसे ही आप दूर जाएंगे तो इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। फिर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मापक है। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डेंसिटी अधिक होगी, तो जैसे मैं बात करूं इस क्षेत्र में, तो B यहां पर ज्यादा और यहां पर B कम होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जहां डेंसिटी अधिक होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक होगा। एक अकेले चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि अकेला चुंबकीय ध्रुव होता भी नहीं है और उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो क्लोज लूप में होती है और किसी क्लोज लूप में बिना दोनों ध्रुवों के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पॉसिबल नहीं है। फिर देखें कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता शून्य होने के कारण चुंबकीय सुई किसी भी दिशा में ठहर सकती है। देखिए, उदासीन बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर, जैसे यहां पर मैं एक उदासीन बिंदु का निर्माण करूं तो पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन इधर है जैसे मैंने दिखाई है। तो इस बिंदु के ऊपर, उदासीन बिंदु के ऊपर पृथ्वी वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इस चुंबक वाली चुंबकीय क्षेत्र दोनों का मान बराबर हो जाएगा और परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वहां पर 0 हो जाएगा। तत्पश्चात उस बिंदु को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं,
और वहां पर चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन है वो किसी भी दिशा में हो सकती है। फिर नेक्स्ट देखें चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी सतह से अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस सतह से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लीजिए कि किसी पृष्ठ में से अभिलंबत गुजरने वाली, मतलब लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसी को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। एक ऐसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। फिर ध्यान दें कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो यदि हम थीटा ले लें तो चुंबकीय क्षेत्र फाई बराबर ये डी फाई के इंटीग्रेशन के बराबर होगा, जो कि बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या यदि यहाँ पर क्षेत्रफल को ए से ले लें तो बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर से लिखा जाएगा, जो कि बी ए कोस थीटा के बराबर होगा। चलिए इसे समझें कि यहाँ पर हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं, ऐसे। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से हैं और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है ए वेक्टर वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाए हुए हैं। तो इसका बी की डायरेक्शन में जो घटक है वो ए कोस थीटा होगा। ओके, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बी ए कोस थीटा के बराबर होना है। ओके, देखिए इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं। हमारे पास में है फाई बराबर बी ए कोस थीटा, और यदि जो थीटा है वो 0 डिग्री है तो फाई का मान आ जाएगा बी ए, क्योंकि कोस 0 का जो मान होता है, कोस 0 का मान हो जाता है 1, तो बी ए आ जाएगा। फिर ध्यान दें यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो फाई का मान कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। क्लियर? फिर इसके मात्रक की बात करते हैं तो देखिए इसका मात्रक होता है वेबर, जो कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि बी का मात्रक टेस्ला और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो गया वेबर। फिर ध्यान दें कि सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो मैक्सवेल या गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल है वो देखो यहाँ रहा रिलेशन, एक जो मैक्सवेल है या एक जो वेबर है वो 10 की घात 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। अगली डेफिनेशन देखें, चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये क्या है कि किसी चुंबकीय पदार्थ से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसका माप चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। तो चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। दोबारा देखें इसको कि चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो उसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को निर्धारित करता है, बताता है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। देखिए एक एग्जांपल देखें, नरम लोहे की पारगम्यता वायु की तुलना में 1000 गुना है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वायु या निर्वात में यदि एक गुजर रही है तो उसी जगह पर यदि आप नरम लोहा रख दें तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 1000 हो जाएगी। देखिए म्यू बराबर होता है म्यू 0 म्यू आर, जहां जो म्यू 0 है म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है, और जो म्यू आर है वो आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। आपेक्षिक चुंबकशीलता की भी डेफिनेशन आप यहां पर देख लें, समझ लें कि पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र है या माध्यम में जो चुंबकीय क्षेत्र है तथा निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों का जो अनुपात है वो म्यू आर कहलाता है।
आप म्यू आर को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, म्यू आर बराबर म्यू अपॉन में म्यू नॉट। क्लियर? ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। म्यू आर कैसी राशि है? म्यू आर मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती, इसका जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। म्यू आर का मान किस पर डिपेंड करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान अधिक होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान 0 होता है, क्योंकि उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होती है। अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र जिसको हम कैपिटल एच से पुट करते हैं। तो देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई, तो किसी पदार्थ के चुंबकित होने की जो मात्रा होती है उसी को ही हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से, चुंबकन क्षेत्र को कैपिटल एच से और चुंबकन की तीव्रता को कैपिटल एम से हम पुट करेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं चुंबकन क्षेत्र कैपिटल एच, जो कि बताता है चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में किसी चुंबकीय पदार्थ को यदि हम रख दें तो उसके चुंबकित कितना वो चुंबकित हो रहा है वो ही चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं? चुंबकन क्षेत्र। तो एच बराबर हो गया हमारे पास में बी बट्टे में म्यू नॉट। फिर देखें इसका मात्रक, तो एम्पियर प्रति मीटर या न्यूटन प्रति टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वेबर इसका मात्रक होता है। वीमा भी देख लीजिए, एम्पियर पर मीटर के हिसाब से L-1 A1 इसकी वीमा हो जाएगी। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है ओरस्टेड, और एक ओरस्टेड के अंदर 80 एम्पियर पर मीटर होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता या चुंबकन तीव्रता कैपिटल एम से इसको हम पुट करेंगे। देखिए, चुंबकीय पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, कि प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे जिसका आयतन है V, तो वो चुंबकित हो जाता है, उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M उत्पन्न हो जाता है। तो जो चुंबकन की तीव्रता है वो हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बट्टे में आयतन। तो QM इंटू 2L, आयतन हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई। 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, तो QM बट्टे में A आ जाएगा। क्लियर? देखिए, चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के ध्रुव सामर्थ्य को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से संबंधित जो भी ध्रुव सामर्थ्य है उसको हम क्या कहेंगे? चुंबकन की तीव्रता कहेंगे। यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है जिसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्लियर? तो देखिए, H और M दोनों का मात्रक सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम काई-एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं काई। ओके, डेफिनेशन क्या है कि पदार्थ का वह गुण जो हमें यह बताता है कि पदार्थ को कितनी आसानी से चुंबकित किया जा सकता है। चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति कि किसी पदार्थ को हम कितनी आसानी से चुंबकित कर सकते हैं, उसी को ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति है वो पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता कैपिटल M और चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात के रूप में भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होगी? काई-एम बराबर M बट्टे में H, और ये वाला जो रिलेशन है वो बार बार यूज में आता है। विद्यार्थियों, ये एक अदिश राशि होती है। एक ऐसी राशि है, एक अदिश राशि है। ओके, यह एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि भी होती है। मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती।
ओके, अब देखिए एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, उसे भी आप समझ लीजिए यहां पर कि हमारे पास में क्या है रिलेशन, वो देखें कि चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब म्यू और काई के बीच में क्या संबंध होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो चुंबकीय पदार्थ है उसमें उत्पन्न जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वो निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के चुंबकन के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। तो बी का जो मान है वो B0 + Bm, मतलब निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन के कारण से चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकन के कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो μ0m के बराबर होगा। तो यहां से मैं μ0 दोनों में से कॉमन ले लें तो हमारे पास में यह आ जाएगा। फिर हम इसमें से h भी कॉमन ले लें तो 1 + m/h, और m/h को हम लिख देंगे काई। यहां से b को हम लिख देंगे μh, μ0h बराबर 1 + काई। h से h कैंसिल हो जाएगा, म्यू अपॉन में μ0 को हम μr पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में एक महत्वपूर्ण रिलेशन आ गया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेते हैं कि पृथ्वी के चुंबकन की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पृथ्वी के चुंबकन की तीव्रता M ज्ञात करनी है, जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है एक्चुअल में वो दे रखा है, इसके मात्रक से यही पता चल रहा है। 8×10⁻22 पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 8×10⁻22 एम्पीयर/मीटर² चुंबकीय आघूर्ण वाली विशाल छड़ चुंबक के तुल्य है। पृथ्वी की रेडियस हमें दे रखी है। तो देखिए कैपिटल R जो कि 6400 किलोमीटर दे रखा है, जिसे हम 6.4 × 10⁻6 कर सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमें 8 × 10⁻22 दे रखा है। कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m बट्टे में आयतन, और पृथ्वी का आयतन हम 4/3 πr³ ले सकते हैं। m की वैल्यू पुट कीजिए 4/3, पाई का मान 3.14 और r का जो मान है वो 6.4 × 10⁻6 का क्यूब। तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में कैपिटल M आ जाएगा 72.9 एम्पीयर/मीटर। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने चुंबक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।